जितनी बातें आपसे कह रहा हूं इसमें से कोई बात मैं पहले कोर्ट जाता हूं, कोर्ट में पीआईएल फाइल करता हूं, सरकार को नोटिस हो जाता है, उसके बाद जनता में बोलना शुरू करता हूं। हमारा ये कहना है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदलने की जरूरत है। इसमें एक शब्द जोड़ देना चाहिए, इक्वल। ये बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। और भारत में समान शिक्षा लागू करनी चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करना चाहिए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करना चाहिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करना चाहिए। महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा। सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? किताब अलग क्यों होना चाहिए? हाँ, अलग बात है कि चलिए ठीक है, महाराष्ट्र वाले अपना 2-3 किताब अलग से चला लिए, अपने जो महाराष्ट्र के महान पुरुष है एक में उनको पढ़ा दिया, महाराष्ट्र की लोकल ज्योग्राफी पढ़ा दिया, महाराष्ट्र की लोकल हिस्ट्री पढ़ा दिया। अब तो ऐसे कर सकते हैं, 10 किताब में 7 किताब कॉमन हो गई पूरे देश की और 2-3 किताबें अपनी लोकल हो गई। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे ट्रेन चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का समान है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश का समान है, आर्मी स्कूल का सिलेबस पूरे देश का समान है, तो पूरे देश का सबके सभी स्कूलों का सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? और यह बात संविधान भी कहता है, और यह बात अब के हजारों साल पहले भगवान राम के दादाजी राजा रघु लागू कर चुके। राजा रघु के बारे में हम कल इतना जानते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर। अरे जोर से बोलो यार, आप लोग सुनते सुनते थक गए हो। राजा रघु ने समान शिक्षा लागू किया था, इसीलिए राजा दशरथ जो राज परिवार के थे, क्षत्रिय थे, और सुमंत दलित परिवार के थे, नाविक के बेटे थे, एक साथ पढ़े, एक गुरुकुल में पढ़े, दोस्ती हो गई, तो बाद में दशरथ जी ने सुमंत को अपना मंत्री बना लिया। समान शिक्षा उस समय लागू थी, इसलिए भगवान श्री राम और निषाद राज, एक क्षत्रिय परिवार राजकुमार, एक गरीब परिवार दलित परिवार, दोनों लोग एक साथ पढ़े, दोस्ती हो गई। समान शिक्षा उस समय लागू थी, इसलिए कृष्ण राज परिवार के राजकुमार, सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार एक साथ पढ़े, एक स्कूल में पढ़े, तो दोस्ती हो गई। आज की डेट में ऐसी दोस्ती हो रही है क्या? अगर हम सामाजिक समरसता चाहते हैं, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, हम उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम को जोड़ना चाहते हैं, हम जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद खत्म करना चाहते हैं, हम पंथवाद खत्म करना चाहते हैं, हम छुआछूत खत्म करना चाहते हैं, तो इस देश में सबसे पहले भारत में समान शिक्षा लागू करनी चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 10वीं तक तो समान शिक्षा लागू करना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। इसके लिए लेकिन ये केवल मेरे कहने से नहीं होगा, आप सब लोगों को भी आवाज उठाना पड़ेगा, पूरे देश के लोगों को इसका आवाज उठाना पड़ेगा कि भैया ये बताओ, समान अगर चाइना जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, अगर वो लागू कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? चीन की जनसंख्या हमारे बराबर है और चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वो लागू कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते? और संविधान कहता भी सबको समान अवसर मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब सबकी किताब एक होगी। जब तक शिक्षक और शिक्षा मंत्री का बेटा साथ नहीं पढ़ेगा, जब तक कांस्टेबल और कमिश्नर का बेटा साथ नहीं पढ़ेगा, जब तक मजदूर और मालिक का बेटा एक साथ नहीं पढ़ेगा, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती, तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता। लेकिन शिक्षा माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। हालत ये कर दिया है, कितना भी लड़का टैलेंटेड हो, बिना कोचिंग किए ना उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो रहा है, ना मेडिकल में हो रहा है, ना नीट में हो रहा है, ना एनडीए में हो रहा है, ना क्लैट में हो रहा है। एजुकेशन माफियाओं ने सिस्टम को ऐसा हाईजैक कर लिया है कि जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, और जो पूछा जाता है उसको जानबूझ के पढ़ाया नहीं जाता, जिससे मजबूर हो जाए लोग कोचिंग करने के लिए। चलो अमीर घर के लोग, मध्यम परिवार के लोग तो कोचिंग करा लेंगे 3 लाख रुपए देके, वो गरीब किसान मजदूर कोचिंग करा पाएगा क्या? और जब अगर गरीब किसान मजदूर का बच्चा जो टैलेंटेड है लेकिन कोचिंग न कर पाने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया, तो जिंदगी भर वो नफरत करेगा, भारत से भी नफरत करेगा, भारत की संस्कृति से भी नफरत करेगा, और फिर मजबूरी में उसको कोई आदमी अपनी दिशा में लेके भाग जाएगा, कन्वर्ट भी कर लेगा।
कन्वर्जन रोकने के लिए भी जरूरी है भारत में समान शिक्षा लागू। कल बजट आया, हैप्पी हैप्पी, काफी सीरियस हो गया इसलिए टॉपिक बदल रहा हूं। कल बजट आया भाई, हैप्पी हैप्पी है। 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो गया। अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ और भी किया जा सकता है। मैंने एक पीएल फाइल किया, मैंने कहा आप सारे टैक्स खत्म कर दीजिए। आप इनकम टैक्स खत्म कर दीजिए, जीएसटी खत्म कर दीजिए, टोल टैक्स खत्म कर दीजिए, रोड टैक्स खत्म कर दीजिए, सारे टैक्स खत्म कर दीजिए। कमाने पे कोई टैक्स नहीं, टैक्स केवल खर्च करने पे। जो जितना खर्च करेगा, जैसे ही सामान खरीदेगा उसमें 2% एक्स्ट्रा दे देगा। पहली बात तो वर्तमान टैक्स सिस्टम के कारण कई सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। वर्तमान टैक्स सिस्टम के कारण बहुत सी विषमताएं पैदा हो रही हैं। मैं उदाहरण आपको देता हूं। रविंद्र जी और सुधीर जी दोनों दोस्त हैं। सुधीर जी किधर गए? पीछे? अच्छा, हाँ, दोनों दोस्त हैं, दोनों की आर्थिक स्थिति एक जैसी है। ध्यान से समझिए इस एग्जाम्पल को, आपको समझ में आ जाएगा वर्तमान टैक्स सिस्टम कैसे गड़बड़ है। अब रविंद्र जी सुधीर जी ने बोला चलो हम लोग टूर ट्रेवल का काम शुरू करते हैं। थोड़ा नाम फिट नहीं बैठेगा, नाम थोड़ा अलग ले लेते हैं, राम रहीम कर लेते हैं। अमर अकबर कर लेते हैं। एक फिल्म आई थी ना, अमर अकबर एंथनी, तो ठीक है अमर अकबर कर लेते हैं। अमर और अकबर दो दोस्त, दोनों की आर्थिक स्थिति एक जैसी, एकदम बराबर इनकम, एक जैसे मकान में रह रहे थे, एक जैसी आर्थिक स्थिति। दोनों ने कहा चलो टूर एंड ट्रेवल का काम शुरू करते हैं। अमर के 2 बच्चे, क्योंकि भगवान राम की पूजा करता था, हम दो हमारे 2 मानता था, तो उसके कितने बच्चे होंगे? 2। अकबर के 10, स्वाभाविक सी बात है। अब दोनों ने सोचा चलो 10-10 गाड़ी खरीदते हैं। अमर को चूंकि 10 गाड़ी खरीदनी थी, बच्चे 2 ही, एक आदमी के नाम पे 5 गाड़ी खरीद नहीं सकता, तो मजबूरी में अमर को एक कंपनी बनाना पड़ा, अमर टूर एंड ट्रेवल। अकबर के 10 बच्चे थे, उसको कंपनी बनाने की जरूरत ही थी नहीं थी, उसने 10 की 10 गाड़ियां एक एक बेटों के नाम खरीद दी। अब अमर ने चूंकि कंपनी बनाई, तो अमर सफेद पट्टी वाली गाड़ी नहीं ले सकता, अमर को लेना पड़ेगा पीली पट्टी वाली गाड़ी। और अकबर ने एक बेटे के नाम पे एक गाड़ी खरीदी, उसने सफेद पट्टी वाली गाड़ी खरीद ली। अब सफेद पट्टी और पीली पट्टी में अंतर यह है कि जो गाड़ी अकबर को 10 लाख रुपए की पड़ी, वो अमर को 11 लाख रुपए की पड़ी, क्योंकि पीली पट्टी बढ़ते ही रोड टैक्स बढ़ जाता है, इंश्योरेंस बढ़ जाता है। तो पहला यहीं से शुरू हो गई भेद, देखिए जरा डिफरेंस शुरू हो गया। अब अमर ने चूंकि अमर टूर एंड ट्रेवल बनाया, तो एक कोई ऑफिस भी खोलना पड़ेगा। अकबर ने चूंकि बनाया नहीं, तो ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, गाड़ी के ऊपर मोबाइल नंबर लिख दिया, जिसको जिसको भाई गाड़ी बुक करना है फोन करो, ले जाओ गाड़ी ले जाओ। अमर ने चूंकि ऑफिस खोला, अमर ने टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाई, तो अमर जीएसटी के दायरे में आ गया। अमर ने टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाई, तो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया। अब वो जब जीएसटी के दायरे में आ गया, इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, तो बिना सीए के उसका काम चलेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अब सीए भी उसको रखना पड़ेगा। और बेटे 2 ही थे, तो 8 ड्राइवर भी रखना पड़ेगा, तो ड्राइवर का खर्चा। अब अमर के ऊपर कितना खर्चा?
एक तो अमर की गाड़ी 10 लाख रुपए की 11 लाख में पड़ी, ऊपर से ऑफिस का खर्चा, फिर जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, 8 ड्राइवर का खर्चा दे रहा है। तो इसलिए अमर 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे गाड़ी चला ही नहीं सकता। अकबर को ना टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाई, ना उसने जीएसटी देना है, ना उसको इनकम टैक्स देना है, ना उसको टीडीएस भरना है, ना उसको सीए का खर्चा देना है। तो अकबर 10 रुपए में गाड़ी चला देगा। चला सकता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए जरा। अब आपको अगर गाड़ी चाहिए तो आप अमर की गाड़ी लोगे, अकबर की गाड़ी लोगे? जोर से बोलो। अकबर की गाड़ी लोगे। तो 1 साल के बाद अमर का टूर ट्रेवल बंद हो गया और अकबर का टूर ट्रेवल फलने फूलने लग गया। अकबर ने 10 से 20 गाड़ी कर लिया। अमर ने जो 10 गाड़ी खरीदी थी उसको आधे दाम पे अकबर को बेच के भाग गया। ये वर्तमान टैक्स सिस्टम ये कर रहा है, ये समस्या आ रही है। और ऐसे एक बिजनेस नहीं, 50 ऐसे बिजनेस हैं जो इस घटिया टैक्स सिस्टम के कारण शिफ्ट हो रहे हैं। एक बिजनेस नहीं, फल की मंडी, सब्जी मंडी, फूलों का कारोबार, टूर ट्रेवल का काम, मैकेनिक का काम, एसी, सब शिफ्ट होता चला जा रहा है। ये अच्छा है क्या? इसलिए मैं कहता हूं। और दूसरी बात, वर्तमान टैक्स सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। ये तो प्रैक्टिकल मैंने प्रॉब्लम बताई। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी हिसाब से ठीक नहीं है। इनफैक्ट मैंने अभी 10 दिन पहले ही टीडीएस को चैलेंज किया था। जो टीडीएस कटता है ना, उसको चैलेंज किया था। अच्छी बात यह है कि कल का जो बजट आया उसमें सरकार ने कहा है कि जो टीडीएस पे पेनल्टी होती है, जो टीडीएस पे 3 से 7 साल सजा है, उसको हम सजा हटाने जा रहे हैं। तो इतना प्रभाव तो हुआ उस पीआईएल का कि कम से कम अब वो जो पेनलाइज कर रहे थे वो नहीं होगा। भारत में गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है। 35 करोड़ परिवार हैं और 130 करोड़ आधार हैं, यानी हर परिवार में 3-4 आधार हैं। 35 करोड़ परिवार हैं, 225 करोड़ बैंक खाते हैं। 53 करोड़ तो जनधन खाता है भारत में इस समय। और जनधन खाता किसका खुलता है? जिसकी ईयरली इनकम 50,000 रुपए से कम हो, यानी गरीब आदमी का जनधन खाता खुलता है। और गरीब आदमी का 53 करोड़ जनधन खाता खुल चुका है। किसान सम्मान निधि किसको मिलती है? गरीबों को, और वो भी 12 करोड़ लोगों को मिल रही है, यानी वो लोग भी बैंक से जुड़े हुए हैं। आज की डेट में गोलगप्पा वाला बैंक से जुड़ गया है, मैकेनिक भी बैंक से जुड़ गया है। कोई ऐसा है जो बैंक से नहीं जुड़ा है? सब जुड़ गए। वित्त मंत्रालय का यह कहना है कि भारत में 80% लोग प्रतिदिन 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। मात्र 20% भारतीय प्रतिदिन 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। तो 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। इसका मतलब उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भगवान जाने क्या क्या है। तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या भारत में? जो बोल रही है क्या? नहीं। क्यों रखना फालतू में? एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा कालाधन होता है, उतना ज्यादा हवाला होता है, और जितना ज्यादा कालाधन हवाला होता है उतनी ज्यादा अराजकता होती है। इसलिए यूएस में, यूरोप में मैक्सिमम करेंसी की साइज 100 है। करेंसी की साइज जितनी बढ़ेगी अपराध उतने बढ़ेंगे। करेंसी की साइज जितनी बढ़ेगी अराजकता उतनी बढ़ेगी। करेंसी की साइज जितनी ज्यादा बढ़ेगी लूट मार, अवैध नशे का कारोबार, हथियारों का कारोबार उतना ज्यादा बढ़ेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे यहां 500 है, कुछ दिन पहले तक 2000 थी, पाकिस्तान में 5000 तक। पाकिस्तान की हालत क्या है? देश को सुरक्षित करना है तो भारत में सारे टैक्स खत्म कर देना चाहिए। देश को सुरक्षित करना है
तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर देना चाहिए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना चाहिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देना चाहिए और वन नेशन वन टैक्स लागू कर देना चाहिए। कमाने पे कोई टैक्स नहीं, खर्च करने पे टैक्स। जितना कमाना है कमाओ। अल्टीमेटली कमा के आदमी करेगा क्या? बैंक में रखेगा तो भी सरकार को फायदा, खर्च करेगा तो भी सरकार को फायदा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? जैसे ही आप 100 रुपए से बड़े नोट बंद करेंगे, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करेंगे, तो काला धन हवाला खत्म हो जाएगा। माओवादियों की फंडिंग किस में होती, जरा जोर से बोलिए? कैश में। नक्सलियों की फंडिंग, अलगाववादियों की फंडिंग, आतंकवादियों की फंडिंग, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों की फंडिंग, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की फंडिंग कैश में। घुसपैठियों की फंडिंग, थाने पे जो पैसा लिया जाता है वो कैश में लिया जाता है, बैंक में लिया जाता है? जोर से बोलिए। फर्जी आधार कैश में बनता है कि बैंक में लेके? फर्जी राशन कार्ड कैश में या बैंक में? तहसील का भ्रष्टाचार कैश में या बैंक में? मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इस सिस्टम को लागू कर दिया जाए, वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, हवाला कारोबार, ये जितनी अराजकता है, जो भारत विरोधी चीजें, जासूसों की फंडिंग कैश में, देश विरोधियों की फंडिंग कैश में, पत्थरबाजों की फंडिंग कैश में, मणिपुर के अलगाववादियों की फंडिंग कैश में, कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग कैश में। अगर भारत को बचाना है तो आपको भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, और सिंगापुर, जापान, चीन की तरीके भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान राम का सिद्धांत है। सठे साठ्यम समाचरेत, ये भगवान कृष्ण का सिद्धांत है। हम राम की पूजा तो करते हैं लेकिन राम नीति लागू नहीं करते। हम कृष्ण की पूजा तो करते हैं, कृष्ण नीति नहीं लागू करते। याद रखिएगा, देश तभी सुरक्षित होगा जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ।